So today we are going to start a new chapter, chapter number 50. But before starting the chapter, I just want to revise something. आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए मुझे. Lovely. Camera होता है. What are those four variables which is used for the market segmentation? Geographic, demographic, psychological, behavior. Very good. And what about ये तो हो गया. ठीक है. कुछ मैं और क्वेश्चंस करती हूँ आपसे. बताइए मुझे माइक्रो कंज्यूमर सेगमेंटेशन क्या होता है? One product offered in one market. And next, diffuse segmentation. Different product for different market. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सैंपल देके समझाइए मुझे. गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग. बताइए. एग्जाम्पल दीजिए मुझे इसका. प्रोडक्ट बनाना. मतलब लवली क्या बोल रहे हो आप? मैम बोले कि वो वहाँ के कल्चर पीपल जो के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना जिसमें मार्केट में एंटर करें. हाँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट मार्केट का मतलब है कि अगर तो 3 मार्केट मान लीजिए A, B एंड C एंड तीनों मार्केट जो है उसमें कंज्यूमर डिफरेंट है, उनका डिमांड डिफरेंट है, उनकी नीड्स डिफरेंट है, ठीक है, प्रेफरेंस उनके डिफरेंट है. और इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट हमें कौन से सेगमेंट में सेल करना है, कौन से मार्केट में सेल करना है. तो इनके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी डिफरेंट मार्केट के लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे. नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट सेल इन वन मार्केट. इसका मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन फिर से एक बार बताइएगा लवली. मैम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल इन वन मार्केट. ये नहीं होगा इसका. ऑल प्रोडक्ट इन वन मार्केट. ठीक है, ऑल प्रोडक्ट इन मार्केट यानी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे आपकी कंपनी है, वो चाहे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सारे के सारे वो किसमें सेल करेंगे? एक ही मार्केट में सेल करेंगे. यानी कोई एक कंपनी है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स, मान लो कोई एक कंपनी है वो 4 प्रोडक्ट बना रही है, तो चारों प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही मार्केट में सेल करेगी, यानी एक ही मार्केट के लिए वो 4 प्रोडक्ट बना रही है. तो ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट वो बनाएगी कंपनी, ठीक है, वो सारे के सारे जब वो एक मार्केट में सेल करेगी तो उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन. नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंटेशन. एक ही प्रोडक्ट होल मार्केट पूरे मार्केट में सेल करेंगे. हाँ, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है स्पेशलाइज्ड का. स्पेशलाइज्ड में क्या था? सारे प्रोडक्ट, यानी इफ यू हैव 3-4 प्रोडक्ट्स, इफ यू आर डीलिंग इन 3-4 प्रोडक्ट्स, in that case all those products you are going to sell in the single market. But in the case of product specialized market segmentation, you are going to sell a single product. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एक बॉटल बना रहे तो इसी बॉटल को हम चारों मार्केट में सेल करेंगे. अगर हम हमारे पास जो सेगमेंटेशन करके हमने 4 मार्केट को टारगेट किया है, तो उन चारों मार्केट में हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को सेल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मार्केट सेगमेंटेशन. ऑल प्रोडक्ट इन ऑल मार्केट. यानी जितने भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, लाइक एक अगर आप 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, लाइक बेवरेज, बॉटल्स, मान लीजिए और भी कुछ आपके क्लोथ्स वगैरह जो भी आप बना रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट आप सारे मार्केट में सेल करेंगे. यानी 4 मार्केट है तो आप चारों में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सब चारों में सेल करेंगे. तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मार्केट सेगमेंटेशन. ओके, रीजन क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का? व्हाई मार्केट सेगमेंटेशन रिक्वायर्ड? Psychographic. Okay, what is the meaning of market segmentation, Ashri? Sorry, ma'am, I can't listen. I'm saying that what is the meaning of market segmentation? Ma'am, market segmentation is the process of dividing consumer business marketing normally. Yeah, it is a process of dividing the market in the market and convert the heterogeneous market into homogeneous market, right? Yes, So yes, ma'am. what are the reasons for the market segmentation?
What are the various reasons for the market segmentation? Why we need market segmentation? Why companies do that? क्या बेनिफिट? मार्केट सेगमेंटेशन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अगर आप मार्केट सेगमेंट करेंगे तो योर कंपनी इज बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड. कंज्यूमर नीड को समझने का ये बहुत बेटर तरीका है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कंज्यूमर्स, देयर नीड्स आर वैरी, but how we are going to basically fulfill their needs, how we understand it. For understanding the whole scenario of the consumer preference, we just need to do the market segmentation. ठीक है. उसके बाद भी आप आराम से उनके जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से आप उनको आराम से फोकस कर सकते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक है. सेगमेंटेशन जो है आपको नए प्रोडक्ट को लाने के लिए अलाउ करता है. मार्केट में आप नए प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं. नए जब आपको प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस समझ आएगा कंज्यूमर का, तो यू कैन ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, यू कैन इंट्रोड्यूस इट इजीली, एंड यू कैन ऑल्सो डू द मार्केटिंग इन द नीश मार्केट. नीश मार्केट का मतलब ऐसे मार्केट्स होते हैं जहां पर हम बेसिकली छोटे से एरिया को बेसिकली हम टारगेट करते हैं. नीश मार्केट इज समथिंग वेयर वी आर बेसिकली टारगेटिंग अ वेरी स्मॉल मार्केट. बहुत छोटा सा मार्केट में हम टारगेट करते हैं. वहां पर जितने कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं बेसिकली उनके लिए हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं. लेकिन जब हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे बेनिफिट नीश मार्केट का ये है कि उस समय उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं मार्केट में. यानी कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो आप जब भी इजिली आप नए प्रोडक्ट को ला सकते हैं. नीश मार्केट में उसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. एक छोटा सा मार्केट में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. थोड़े से कंज्यूमर के साथ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. नए प्रोडक्ट को लेकर आप आ सकते हैं. तो इसको कहते हैं नीश मार्केटिंग. और मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से ही वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नीश मार्केट. नीश मार्केट को हम तभी टारगेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेगमेंटेशन. तो ये आपके न्यू प्रोडक्ट को लाने में, कॉम्पिटिशन में, आपकी कंज्यूमर के नीड्स को समझने में, उसको फुलफिल करने में, डिमांड एनालाइज करने में, बहुत सारी चीजों में आपका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, यूजफुल है. नाउ द क्वेश्चन इज that what are the constituents of the market segmentation process? क्या है ये? According Size. अच्छा, market segmentation के लिए what kind of market we need? Large size market or small size market? large size. फिर profitability होगा. Differences in which sense? Differences? Consumers need. फिर easily accessible होगा. Profitability होगा. And responsive. Like market एक बार market segment हो गया, you can design the market communication and address the basically need of the desired segment. जो desired segment उसके need को basically हम समझेंगे और response करेंगे, उनको product provide करेंगे. Okay, so I guess this is completed. One more topic is left in this basically chapter. को complete कर लेते हैं, से group करते हैं, because the market segmentation in the domestic market is very difficult. Just think about it. If we are dealing in the international market, the market segmentation is a very complex thing, right? So how we are going to do this? How we are going to group the international market? किस तरीके से हम grouping कर सकते हैं? कौन-कौन से factors को देखते हुए हम grouping कर सकते हैं? तो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि कौन सा कंट्री का क्या इकोनॉमी है, जैसे यूएस हो गए, जापान हो गया, यूरोप की कंट्रीज हो गए, यूरोप में जो कंट्रीज है वो हो गए, ये सारे मेजॉरिटी जो है वो हाई इकोनॉमिक वाले हैं. बट इफ विल गो टुवर्ड द साउथ अफ्रीका, इज नॉट एज साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में व्हेन विल गो, विल फाइंड दैट वहां पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पुअर हैं. तो यहाँ पर जो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कंट्रीज को सेगमेंट करने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे, तो वी कैन डू ऑन द इकोनॉमी बेसिस. इकोनॉमी के बेसिस पे हम कर सकते हैं पहला. सेकंड है ज्योग्राफिक ग्रुपिंग. ज्योग्राफिक ग्रुपिंग का मतलब क्या? ज्योग्राफिक ग्रुपिंग का मतलब हुआ कि बेसिकली कौन से कंट्रीज आसपास के एरियाज में, जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो कौन से कंट्रीज जैसे आसपास है, इंडिया के आसपास के कंट्रीज कौन से हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, तो ये सारे क्या है, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है. तो ये इस तरीके से हम या तो ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक ग्रुपिंग. ठीक है. कोस्टल रीजन्स के कौन से कंट्रीज हैं, कौन से हिली एरियाज, कहाँ पर ज्यादा हिली एरियाज प्रेजेंट हैं. तो इस तरीके से हम ज्योग्राफिक फैक्टर्स को देखते हुए क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को ग्रुपिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्रुपिंग, यानी कि कंट्रीज में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है अलग अलग कंट्रीज का. ठीक है. तो अभी भी बहुत एक दो जगह ऐसा है जहाँ पर मोनार्की सिस्टम अभी भी है. ठीक है. कहाँ पर डेमोक्रेट, कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है,
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए वी कैन ग्रुप द बेसिकली मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को ग्रुप कर सकते हैं। कल्चरल क्लासिफिकेशन, अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग कल्चर है, वहां पर रिलीजन अलग है, बिलीफ अलग है, कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, तो उसको देखते हुए हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। और कल्चर जो है वो किस में आएगा, कल्चर जो है बेसिकली वो आप उसको डेमोग्राफिक में ले सकते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक में। अगर हम सिर्फ चारों वेरिएबल को देखें, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफ, बिहेवियरल, तो वी कैन पुट कल्चर इन डेमोग्राफिक। तो कल्चरल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, यानी कल्चर को देखते हुए जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर वैरी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट के डिमांड अलग है। जैसे अगर आप विल गो टू द मिडिल ईस्ट, वो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पर इस्लाम को एज अ रिलीजन माना जाता है। व्हेन विल मूव टुवर्ड द यूएस, दे जस्ट बिलीव इन द क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो द पीपल हैव डिफरेंट कस्टम, ट्रेडिशंस, ठीक है, वहां पर अलग अलग वैरी करते हैं। तो वी कैन जस्ट कल्चरल डिफरेंसेस को भी देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सिचुएशन जो अलग अलग हैं, अलग अलग वेरिएबल्स को देखते हुए ग्रुपिंग बाय रिलीजन जो मैंने आपको बताया, कल्चरल क्लासिफिकेशन मैंने सब कुछ बता दिया, ट्रेडिशंस वगैरह, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब एक चीज और आया है कि हम मार्केट सेगमेंटेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं, परसेप्चुअल मैपिंग के बेसिस पे। विच बेसिस, ऑन परसेप्चुअल मैपिंग। ओके, so let's come toward the topic. Market segmentation through the perceptual mapping. What is the meaning of perceptual mapping? Perceptual mapping actually use होता है as a market research tool है ये। इसको use किया जाता है to understand the perception of the goods and services, perception of the consumer about the different brand। यानी डिफरेंट ब्रांड के लिए किसी भी कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है, उसके लिए हम एक ये मार्केटिंग टूल है, मार्केट रिसर्च टूल है, जिसको हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं परसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। परसेप्चुअल मैपिंग जो है एक प्रॉपर बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन होता है, आपको दिखेगा कि एक मैप की तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इस तरह ए बी सी डी जैसे 4 पार्ट में, तो इधर ब्रांड्स के लिए क्या प्रेफरेंस है, इधर क्या है, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक ये स्टैटिस्टिक के फॉर्म में बेसिकली आपको शो होगा, एक डायग्राम में शो होगा, और ये आपको बताएगा कि कौन कौन से ब्रांड का इस मार्केट में क्या डिमांड है, इस मार्केट में क्या है। तो परसेप्चुअल मैपिंग क्या है, एक रिसर्च टूल है, ठीक है। कस्टमर, आप कस्टमर का परसेप्शन, कौन से कस्टमर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, ठीक है, यानी जो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, एंड वहां पर बेसिकली क्या मतलब वो क्या उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के। तो इसके लिए हम यूज करते हैं परसेप्चुअल मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं हम किस बेसिस पे, परसेप्चुअल मैपिंग के बेसिस पे। परसेप्चुअल मैपिंग जो है सेगमेंटिंग करने के लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उसका प्रेफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कंज्यूमर का बिहेवियर आप समझ सकते हो, परसेप्शन समझ सकते हो। और मार्केट सेगमेंटेशन जो परसेप्चुअल मैपिंग से होता है, वो कुछ स्टेप्स को बेसिकली अडॉप्ट करते हुए होता है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? पहला कि सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट मार्केट एरिया, जो प्रोडक्ट मार्केट एरिया है उसको, फिर कौन सा ब्रांड वहां पर compete कर रहा है मार्केट, मतलब कि वहां पर कितने एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, जो भी मार्केट आपने टारगेट किया है वहां पर कितने एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो compete कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कॉम्पिटिशन में है, ठीक है। फिर बायर का परसेप्शन आपको बेसिकली वहां पर देखना है कि व्हाट इज द बायर परसेप्शंस अबाउट द ब्रांड, वहां पर ब्रांड के लिए क्या परसेप्शन है बायर्स का। उसके बाद डेटा को एनालाइज कीजिए, उसके बाद फिर एक टेम्पररी डेटा बनाइए, फिर प्रेफरेंसेस देखिए कि कौन कौन से बेसिकली प्रेफरेंस है, कौन कौन से ब्रांड का ज्यादा कंज्यूमर्स ने दिया है। फिर ओवरऑल जो मैपिंग हमने किया, परसेप्चुअल मैपिंग किया, उसके आउटकम को देखिए, रिजल्ट को देखिए, और उसके बाद आप फाइनली क्या कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, इमेज बनाना प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग? जैसे मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया, मान लीजिए मैंने एक शूज का ब्रांड स्टार्ट किया, और उसके लिए मैं कंज्यूमर के दिमाग में अपनी शूज के लिए क्या डालूंगी, क्या परसेप्शन को फिट करूंगी, क्या उनकी थिंकिंग लेवल को, परसेप्शन को कैसे चेंज करूंगी, ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट पोजिशनिंग। जैसे पतंजलि ने किया है पोजिशनिंग प्रोडक्ट का, कैसे किया है कि लाइक वी आर डीलिंग इन द नेचुरल प्रोडक्ट, हम नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जितने भी कंज्यूमर्स है वो ये क्या समझते हैं पतंजलि के बारे में, ये बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट
बनाते हैं। तो हमारा परसेप्शन कैसा डेवलप हुआ है, हमने प्रोडक्ट के बारे में कैसे अपने दिमाग में पोजीशन बनाया, जगह बनाई है, लाइक पतंजलि जो है दैट इज डीलिंग इन द नेचुरल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आफ्टर परसेप्चुअल मैपिंग, ये इस रिसर्च के बाद फाइनली आप क्या कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग डेवलप कर सकते हैं कंज्यूमर के माइंड में अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी परसेप्चुअल मैपिंग जो है मार्केट रिसर्च है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी भी एक मार्केट को बेसिकली आप चूज कर लीजिए, वहां पर कितने सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं जो अब एक दूसरे से कम्पीट करें, कौन से ब्रांड हैं अवेलेबल है उनको देखिए। उसके बाद फिर कस्टमर कौन से ब्रांड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसके बारे में देखिए। ठीक है, कौन से ब्रांड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली आप इवेल्युएट कीजिए मैपिंग रिजल्ट को, और फाइनली आप क्या कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो ये क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन बाय यूजिंग द परसेप्चुअल मैपिंग टेक्निक। परसेप्चुअल मैपिंग क्या होता है आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए परसेप्चुअल मैप लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्चुअल मैप? Perceptual map is a visual. Perceptual map is a visual. Perceptual map is a visual representation. Perceptual map is a visual representation of the perception of the customers or potential customer. A perceptual map is a visual representation of the perceptions of the customers or potential customer about specific attributes of an organization, brand, product, service, or idea. It is a diagrammatic technique. ठीक है, इट इज अ डायग्रामेटिक टेक्निक। यानी कि परसेप्चुअल मैप जो है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसका यूटिलाइजेशन है बेसिकली मार्केट रिसर्च करके उसका आइडिया जनरेट करना कि कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, क्या सोच है उसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांड के लिए। इसके लिए सर्वे भी किया जाता है, जैसे कुछ मार्केट को चूज कर लीजिए कंज्यूमर से परसेप्शन पूछ के। ठीक है, फाइनली कंज्यूमर जो बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा फीडबैक वगैरह लिया जाता है, उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, एक परसेप्चुअल मैप, एक परसेप्शन डेवलप किया जाता है पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए। नेक्स्ट है नीश मार्केटिंग। बताइए क्या होता है परसेप्चुअल मैपिंग? परसेप्चुअल मैपिंग एक मार्केट रिसर्च टूल है जिसमें किसी प्रोडक्ट के ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू करते हैं। क्या करते हैं? क्या मैम? क्या करते हैं, कौन किसके लिए यूजफुल है, कहाँ से डेटा लेकर आते हैं और किससे डेटा लेते हैं एक्चुअल में? मैम कॉम्पिटिटर से। एक मार्केट करती है किसको, कस्टमर के परसेप्शन को समझने के लिए कि कस्टमर के लिए कौन सा ब्रांड को कस्टमर प्रेफर करता है, कौन से प्रोडक्ट को वो प्रेफर करता है, कौन से बेसिकली प्रोडक्ट सर्विसेज को वो प्रेफर करता है। तो इससे वो क्या करती है, कंपनी एनालाइज करती है कि कस्टमर का सोच क्या है अलग अलग ब्रांड के लिए। अगर कस्टमर जो है अपनी थिंकिंग बताएगा तो उससे क्या आप समझ सकते हो कस्टमर की नीड क्या है, कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी उनके लिए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो उसी हिसाब से ना। ओके, तो परसेप्चुअल मैपिंग के थ्रू हम मार्केट सेगमेंट करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर सकते हैं, और एक रिसर्च टूल है, और ये इससे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से उनके परसेप्शन को समझने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीश मार्केटिंग। नीश स्ट्रैटेजी क्या है, जहां पर हम कुछ जो फर्म्स हैं वो कुछ छोटे से मार्केट को बेसिकली क्या करते हैं, थोड़े बहुत छोटे से मार्केट पे हम कंसंट्रेशन करते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं, अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने चिड़िया की आंख पे बिल्कुल निशाना लगाया था ना, उसी तरीके से जो मार्केट है, मार्केट ये ध्यान दीजिएगा, देखिए
नीश मार्केट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक मार्केट है, मार्केट को हमने सेगमेंट कर दिया। अब इस मार्केट को मान लीजिए ये एक मार्केट है, ठीक है। जब हम एक इसी मार्केट को सिर्फ पूरे सेगमेंट में, जब हम सिर्फ एक मार्केट को इस पूरे सेगमेंटेशन में, जब हम सिर्फ एक सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं नीश मार्केट। तो ये होता है नीश मार्केट, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल बेसिकली सेगमेंट को देखते हुए बना रहे हैं, मार्केट सेगमेंट को देखते हुए बना रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं नीश मार्केट, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल उन फर्म्स के लिए है जिनका बेसिकली लो शेयर्स है, या फिर मतलब टोटल मार्केट में बहुत लो शेयर है, बहुत कम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। नीश मार्केट जो है स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोवाइड करता है पूरा फुल नॉलेज किससे रिलेटेड टू द कस्टमर सेगमेंट। मतलब कि जो नीश मार्केट पे एक आप सिंगल मार्केट को टारगेट करते हैं सेगमेंटेशन में, जब आप सिंगल किसी मार्केट को टारगेट करते हैं तो इसका रीजन क्या है, ये इनेबल करता है कि हम किस तरीके से बेटर सर्व कर सके एक सिंगल सेगमेंट को। अगर आप सिंगल सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। इसीलिए कभी भी जो नीश मार्केटिंग है वो बेसिकली एक बेनिफिशियल है टर्म के लिए, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। बिकॉज अगर हम कभी इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम जब एंटर करते हैं तो हमें कोशिश पहले यही करना चाहिए कि हम कभी भी सिंगल सेगमेंट पे ध्यान दें। इस पूरा मार्केट शेयर को एक साथ कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। So what we can do, we can first we can focus on a single segment। पहले हमें सिंगल सेगमेंट में क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और प्रॉपर कस्टमर सेगमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। नीश मार्केट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। एडिक्वेट होना चाहिए साइज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। परचेजिंग जो पावर होना चाहिए, जो भी सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका परचेजिंग पावर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिले, ठीक है। पोटेंशियल हो ग्रोथ के लिए, वो मार्केट ग्रो करे, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरेस्ट इन कंपीटिंग कंपनीज, बाकी जो कंपीटिंग कंपनीज ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करती है नीश मार्केटिंग में, ठीक है। एप्रोप्रिएट स्किल होना चाहिए ताकि आप नीश मार्केट के कंज्यूमर्स के डिमांड को फुलफिल कर सके। एंड आप फाइनली अगर कभी भी कॉम्पिटिटर्स एंटर होते हैं तो आप उनसे प्रॉपरली compete कर सके, बल्कि नीश मार्केटिंग में कंपैरेटिवली टू अदर टाइप्स ऑफ मार्केट कम होते हैं कॉम्पिटिटर्स। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो खत्म हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग, जहां पर परसेप्चुअल मैपिंग एंड नीश मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केट, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन इंटरनेशनल मार्केट। So before understanding the whole scenario, product क्या होता है? What is the meaning of product? क्या होता है product? लवली, राना, नाशी, राबिद, प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्ट? हाँ बोलो बोलो लवली। प्रोडक्ट टेंजिबल होता है। प्रोडक्ट टैंजिबल होता है जिसको देख सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट वैल्यूएबल होता है जिसके लिए हम बेसिकली एक्सचेंज में हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म में होता है जिसके लिए एक वैल्यूएबल जिसका कोई प्राइस हो मैम, एक निश्चित एग्जैक्टली, जिसके लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं किसी अमाउंट को दे करके, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे नीड और वैल्यू पे बेस होता है, उसके लिए हम एक्सचेंज में क्या देते हैं, पैसा पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो टैंजिबल होता है प्रोडक्ट। एंड सर्विसेज क्या होता है? इनटेंजिबल। सर्विसेज इज इनटैंजिबल व्हेन वी आर टॉकिंग द गुड्स, ठीक है। गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर आपके इन गुड्स होता है टैंजिबल एंड सर्विसेज इनटैंजिबल, ठीक है। अब जो सर्विस एंड गुड्स जो है, मतलब सर्विस एंड गुड्स जो है उनको आप समझ गए। अब प्राइस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? Price is the amount which consumer are paying for getting the product, ठीक है।
प्राइस वैसा अमाउंट है जिसको हम प्रोडक्ट के लिए देते हैं और जो कंपनी है वो हमसे चार्ज करता है, ठीक है, प्राइस। अब यहाँ सबसे पहले प्रोडक्ट से पहले हमें थोड़ा सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पढ़ना है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। हर कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके को बेसिकली क्या करती है, सेट करती है प्रोडक्ट के लिए प्राइस लेने के लिए। बहुत तरीके की स्ट्रैटेजीज है, जैसे आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, फिर आपके मार्केट स्ट्रैटेजीज में आपके डिमांड हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया आपका। उसके बाद फिर आपके साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, फिर आपकी टू प्राइसिंग सिस्टम है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग के लिए। अब प्राइस को कौन इफेक्ट करता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर जो किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला इस चीज का होगा एग्जाम्पल, आपके गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, डिमांड होगा, फिर अदर फैक्टर्स होगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, फिर आपके कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होगा। ये सारे बेसिकली फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को इफेक्ट करता है। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर सेटिंग द प्राइस। यानी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो कंपनी है वो प्रोडक्ट जो प्राइस जो है प्रोडक्ट का सेट करती है। यानी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कौन करता है, कंपनी करता है। और इसी चीज को हम कहते हैं, टोटल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज को हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज अ टेक्निक और एक्टिविटी विच इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइस। ये आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक प्रोसेस और एक्टिविटी है, जैसे कैसे मार्केट और मार्केटिंग है, वैसे ही जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्ट का जो प्राइस है कंपनी सेट करती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइस क्या है, तो प्राइस एक अमाउंट है। प्राइस इज द अमाउंट जो बेसिकली क्या होता है, कंपनी जो है प्रोडक्ट के लिए लेती है। किससे लेती है, कंज्यूमर से, राइट। तो प्राइसिंग क्या है, प्राइस क्या है, प्राइसिंग समझ में आ गया। प्राइसिंग क्या है, बेसिकली प्राइसिंग इज द टेक्निक, प्राइसिंग इज द टेक्निक, method, process which is used by the company for setting the price of the product or determining the pricing strategy. लिख लीजिए प्राइसिंग क्या है, प्राइस लिख लीजिए। प्राइस इज द अमाउंट, प्राइस इज द अमाउंट which is taken by, price is the amount which is taken by company in exchange of product. Price is the amount which is taken by the company in exchange of the product from the consumer, यानी कंज्यूमर से किसी प्रोडक्ट के बदले जो अमाउंट लेती है कंपनी, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्राइस। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर मोबाइल कितने प्राइस का है, कितने का है, तो राइट, दिस इज नोन एज प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? देन राइट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी is the process of setting price or determining the pricing strategy यानी कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमें यूज करना है, कितना प्राइस बेसिकली फिक्स करना है प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं, दैट इज नोन एज प्राइसिंग। What are the factors affecting the pricing? I already told you, economic factors, government regulations, आपके मार्केटिंग मिक्स हो गया, कंपटीशन हो गया, ठीक है। लिख लीजिए सारी चीजें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग, फैक्टर्स कौन कौन से है प्राइस को जो अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया, आपके कंपटीशन हो गया, ठीक है, फिर आपका डिमांड हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, मार्केटिंग मिक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारे फैक्टर्स प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज गिवन है, बहुत लिमिटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज गिवन है। तो सबसे पहला अगर हम प्राइस स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला होता है एक तरीका जिसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है आबिद? सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो अभी मैंने सिर्फ नाम लिया, अभी समझाया नहीं है। इस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम समझेंगे। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक सबसे बड़ा मतलब एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी में आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहली बात, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, इसका कॉस्ट मैंने 40 रुपीज रखा है पटना में, इसको मैं 40 रुपीज में सेल कर रही हूँ। और जब मैं इसको दिल्ली लेके गई तो मैंने इसको जो सेल कर रही हूँ मैं इसको 50 रुपीज में। यानी जब एक ही प्रोडक्ट के लिए जब हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं तो दैट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। when we are basically charging say a different price for the same product। तो यहाँ पर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से समझेंगे तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइस में सेल करते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है? अंतर। अंतर है ना, तो प्राइस यानी कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया सेम प्रोडक्ट के प्राइस को। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, ठीक है। पहला चीज यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया, दो कंडीशन ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है। पहला तो है कि जब भी फर्म जो है उसको हमेशा नेशनल मार्केट को सेपरेट रखना चाहिए। फर्म मस्ट बी एबल टू कीप द नेशनल मार्केट सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार कुछ ऑटोमोबाइल फर्म्स हैं जिन्होंने एक बार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट किया था यूरोप के मार्केट के लिए। अब उन्होंने क्या किया था उसको ध्यान से सुनिए। बेसिकली एक फोर्ड एस्कॉर्ट जो था उसने 2000 रुपए जो था वो ज्यादा चार्ज किया था जर्मनी में एज कंपैरिजन टू बेल्जियम। मतलब बेल्जियम में उन्होंने क्या किया था, बेसिकली $2000 लेस चार्ज किया पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उस पर्टिकुलर जो फोर्ड एस्कॉर्ट। फोर्ड पता है ना, फोर्ड कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी फोर्ड? जापान। फोर्ड हुआ है ना। तो एक बार फोर्ड एस्कॉर्ट जो एक ब्रांड है, बेसिकली एक मॉडल है फोर्ड का, तो उन्होंने 2000 रुपए जो थे ज्यादा चार्ज किए, मतलब $2000 उन्होंने मोर चार्ज किया इन जर्मनी एज कंपैरिजन टू बेल्जियम, ठीक है। अब इस पॉलिसी को ब्रेक करने के लिए कुछ कार डीलर्स ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कुछ कार डीलर्स ने क्या किया, स्कॉट को बेल्जियम से चला करके ड्रोव करके जर्मनी तक लेके चले गए एंड वहां पर लो मार्जिन के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करें तो ध्यान दीजिए कि जो नेशनल मार्केट है वो सेपरेट रहे, अलग रहे। तो यहाँ पर जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी जो कंपनीज है जब वो सप्लाई करने लगी प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस पे, तो जिस कंट्री में वो लेस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रही थी उन्होंने क्या किया, उसको चला करके ले आए, कहाँ पर उसको ले आए, बेसिकली जर्मनी में, और उसको जो कार के जो बेसिकली कार मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है उससे भी लेस प्राइस में, लेस मार्जिन में उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। अब डील किससे करते होंगे? मैन्युफैक्चरर से कार डीलर डील करते होंगे और वहां से फिर वो चला करके ले आते थे कहाँ, कौन से मार्केट में? जर्मनी के मार्केट में। So always just understand in international market, if you are adopting this strategy, price discrimination, always just do one thing कि आप हमेशा नेशनल मार्केट को सेपरेट रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप ध्यान दीजिए कि ये कौन से कंट्री के लिए सूटेबल है, ठीक है। यानी कि पहली तो प्राइस इलास्टिसिटी की बात समझिए कि बेसिक प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने? आबिद क्या होता है? आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रखें, ये दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेनेवर यू आर जस्ट ऑप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ना हो कि अगर आपने प्राइस चेंज किया, ठीक है, तो उससे आपका कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा हो। तो हमेशा प्रॉफिट का ध्यान रखिए व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में दिया गया है। क्या है कि
जो आपका प्रॉफिट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्राइस इलास्टिसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिमांड के मैटर में। डिमांड इज टू बी सेड टू बी इलास्टिक। डिमांड को इलास्टिक तब कहा जाता है जब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा डिमांड भी चेंज हो रहा है। When a little price leads to the large change in demand, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक। ठीक है, यानी प्राइस आपका जो है वो इलास्टिक है जब थोड़ा सा भी प्राइस बदल रहे हैं, जैसे 10 रुपए की चीज को 12 रुपए कर दिया तो एकदम से डिमांड बदल गया। अगर बहुत ज्यादा डिमांड पे इफेक्ट हुआ, जैसे आपने 10 रुपए की चीज को 8 रुपए कर दिया, तो वैसे ही बहुत एक्सट्रीम चेंज हुआ डिमांड में। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिक। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मतलब प्राइस इनइलास्टिक कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सट्रीम चेंज कर रहे हैं, यानी 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में आप कन्वर्ट कर रहे हो या 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी लार्ज अब बहुत ज्यादा अमाउंट में आप प्राइस को चेंज कर रहे हैं, तब भी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको कहते हैं प्राइस इनइलास्टिक। ठीक है, प्राइस इलास्टिक का मतलब अ लिटिल चेंज इन प्राइस leads to the high change in demand। ठीक है, and what is the meaning of price inelastic? का मतलब क्या होता है कि when you are changing a price, ठीक है, when the large change in price, यानी कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, बड़ा चेंज आ रहा है, and that is not leads to the change in demand, it means price inelastic। तो पहला चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्राइस प्रॉफिटेबल होना चाहिए और साथ साथ वो बिल्कुल अलग है प्राइस इलास्टिसिटी से। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यानी इकोनॉमिक फैक्टर का आप ध्यान रखिएगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, एंटी डंपिंग क्या है और कॉम्पिटिशन पॉलिसीज क्या है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, व्हाट आर द वेरियस बेसिकली व्हाट इज नीश मार्केटिंग क्या है। ठीक है, हाउ वी आर डूइंग मार्केट सेगमेंटेशन बाय यूजिंग द परसेप्चुअल मैपिंग। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, कोई भी टॉपिक में डाउट है, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक? No, ma'am. किसी को कोई भी डाउट है? इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद होप सो हो सकता है कि नेक्स्ट